हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो की कंटिन्यूएशन में ही वी आर गोइंग टू स्टार्ट। तो लास्ट वीडियो में हम जो कर रहे थे वी वर डूइंग फीचर्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। कुछ फीचर्स हमने कंप्लीट किए थे एंड कुछ फीचर्स रह गए थे। वी वर ऑन दिस पर्टिकुलर फीचर, डिलीवरी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, दे आर इजली ट्रांसफरेबल। ठीक है, लेकिन उसके लिए हमें दो चीजें पता होना चाहिए कि दो तरह के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। एक होता है ऑर्डर्ड इंस्ट्रूमेंट्स और दूसरे होते हैं बियरर इंस्ट्रूमेंट्स। ऑर्डर्ड इंस्ट्रूमेंट्स कौन से होते हैं बेटा? कि इट इज ये जो प्रोमिसरी नोट है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज है और जो चेक है, ठीक है, ये दे आर पेबल टू ऑर्डर। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि ये जो है ये पे किए जाते हैं एक स्पेसिफिक पर्सन को जिनका नाम मेंशन होता है, या अगर वो चाहे कि किसी और को वो आगे ट्रांसफर करना चाहते हैं तो वो पीछे ही नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अपने साइन कर देते हैं। ठीक है, और वो ट्रांसफर कर देते हैं किसी और पर्सन को। तो सिंपल अगर आपको इजी लैंग्वेज में समझना है तो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट कौन से होते हैं? ऑर्डर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स वो होते हैं जो एक स्पेसिफिक पर्सन जिनका नाम मेंशन होता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में। जैसे ऊपर एग्जांपल हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, नाम है मनसुख, तो उसी को पे किया जाएगा। ठीक है, उसी को जो है ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है जिसका नाम मेंशन होगा तो उसी को ट्रांसफर किया जाएगा। लेकिन अगर मनसुख चाहे, ठीक है, इट इज पेड टू अ स्पेसिफिक पर्सन जिसका नाम मेंशन है, और अगर मनसुख चाहे नहीं किसी और को देना है तो वो अपने साइन यहाँ पे बैक में कर देगा और उस आदमी का नाम लिख देगा जिसको वो चाहता है कि ट्रांसफर हो जाए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो इस चीज को हम बोलते हैं इंडोर्समेंट। उसने अपना जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है किसको इंडोर्स कर दिया है? नाम को। तो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट वो है, मैं रिपीट कर रही हूँ, जिसको स्पेसिफिक एक पर्सन को दिया जाता है जिसका नाम मेंशन होता है उस इंस्ट्रूमेंट में, या अगर वो इंसान चाहे कि किसी और को पे किया जाए, किसी और को ट्रांसफर किया जाए, तो अपने वो इंडोर्स कर देता है अपना साइन के साथ, दूसरे आदमी का नाम लिख देगा जिसको वो चाहता है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर हो जाए। राइट। और बियर इंस्ट्रूमेंट कौन से होते हैं? इसमें इंडोर्समेंट जरूरी नहीं होती है। इसमें जो भी होल्डर होता है जिसके हाथ में भी ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, ही कैन क्लेम दी पेमेंट। इसमें नाम नहीं मेंशन होने की जरूरत है कि इसी को पे किया जाए। जो जिसके हाथ में भी ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होगा, ही इज कॉल्ड एज होल्डर ऑफ द नेगोशिएबल, लीगल होल्डर, ठीक है, ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, और उसको पेमेंट कर दी जाएगी। ही कैन क्लेम द पेमेंट। ठीक है, सो पर्सन हु रिसीव द इंस्ट्रूमेंट, देखिए मैंने लिखा हुआ है, जिसके हाथ में है इंस्ट्रूमेंट, जिसको मिला है, वही होल्डर होता है और वही पेमेंट क्लेम कर सकता है। नेक्स्ट फीचर है करेंसी नोट। तो करेंसी नोट कौन से होते हैं? प्रॉमिसरी नोट, पेबल टू बियरर ऑन डिमांड। लेकिन आरबीआई ने ये प्रोहिबिट किया हुआ है, मतलब कि रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई है ड्राइंग ऑफ दिस टाइप ऑफ प्रोमिसरी नोट। यानी सिर्फ आरबीआई के सिवाय कोई और जो है ये वाले प्रोमिसरी नोट्स ड्रॉ नहीं कर सकता, करेंसी नोट। ठीक है, इन डेप्थ में नहीं करना है, थोड़ा जनरल पता होना चाहिए। ट्रांसफरेबल, तो ट्रांसफरेबल नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मैंने आपको बताया है, इट इज इजीली ट्रांसफरेबल। राइट। अब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो हैं ये ट्रांसफरेबल कब तक होते हैं? टिल द मेच्योरिटी। और चेक के केस में टिल इट बिकम स्टेल। अब स्टेल का मतलब क्या है? स्टेल चेक कौन से होते हैं? कि जो चेक एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर डिपॉजिट नहीं किए जाते उनको स्टेल चेक बोल देते हैं। नॉर्मली अगर इशू हमने किया है 1 जनवरी को, तो विद इन 3 मंथ्स जो है फ्रॉम दी, विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ इशू, दैट इज 1 जनवरी को इशू किया था ना, तो विद इन 3 मंथ्स हो गया, मतलब कि 31 मार्च तक ये चेक जो है ट्रांसफरेबल हो सकते हैं। लेकिन ये अगर 31 मार्च के बाद अगर ये चेक डिपॉजिट होते हैं, यानी इट शुड बी डिपॉजिटेड विद इन 3 मंथ्स, दैट इज विद इन ऑन 31 मार्च से पहले पहले डिपॉजिट हो जाने चाहिए। लेकिन अगर ये चेक 31 मार्च से पहले, 31 मार्च के बाद डिपॉजिट होते हैं तो उनको स्टेल चेक्स बोलते हैं। तो ट्रांसफरेबल कब तक होते हैं? टिल मेच्योरिटी। राइट। और टिल चेक्स बिकम स्टेल, मतलब स्टेल नहीं होने चाहिए, स्टेल चेक स्टेल होने से पहले पहले जो है ट्रांसफरेबल आप कर सकते हो। नाउ इट कंफर्म्स
एब्सोल्यूट एंड गुड टाइटल ऑन द ट्रांसफरी। अब ए ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दिया, ट्रांसफर किया बी को, ठीक है। अगर ए का टाइटल डिफेक्टिव था, डिफेक्टिव का मतलब होता है कि ए के पास ये जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट था, ठीक है, वो उसने अनलॉफुल मीन से ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हासिल किया था, ठीक है। लेकिन उसने बी को अब ये ट्रांसफर कर दिया, उसने बहुत गलत तरीके से नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हासिल किया था थ्रू अनलॉफुल मीन्स, लेकिन और हासिल करने के बाद उसने बी को ये ट्रांसफर कर दिया। इससे बी को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उसका टाइटल जो है डिफेक्टिव नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि बी कैन क्लेम मनी, ठीक है, वो अपना पैसा वापस क्लेम कर सकता है, क्योंकि ए का डिफेक्टिव टाइटल था, उसका इम्पैक्ट बी के टाइटल पे नहीं पड़ेगा, राइट। उसका टाइटल गुड टाइटल ही रहेगा। ये नहीं कि ए ने गलत तरीके से लिया और बी को दे दिया तो बी भी अब क्लेम नहीं कर सकता, नहीं, बी अपना पैसा क्लेम कर सकता है। ए का टाइटल डिफेक्टिव है, उसका इम्पैक्ट बी के टाइटल पे नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट है ट्रांसफरी जो है, ही इज नोन एज होल्डर इन ड्यू कोर्स, ठीक है। तो ये ऊपर वाले पॉइंट का ही है कि उसका टाइटल जो है, उसका जो राइट है ट्रांसफरी का यानी बी का, इट इज नॉट इफेक्टिव बाय डिफेक्ट इन द टाइटल ऑफ द ट्रांसफरर, यानी ट्रांसफरर ए का टाइटल अगर डिफेक्टिव है, उसका इम्पैक्ट बी के टाइटल पे नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट है होल्डर जो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का, he has the right to sue upon the instrument in his own name। तो ये आपके फीचर्स थे। देन देयर आर, नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो पहला टाइप है बियरर इंस्ट्रूमेंट, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। ये मैं आपको अभी बता ही चुकी हूँ कि बियरर इंस्ट्रूमेंट कौन से होते हैं, पेबल टू बियरर, यानी जो भी होल्डर है, जिसके हाथ में भी इंस्ट्रूमेंट है, ही कैन क्लेम हिज मनी। सो ये पढ़िए, इसमें देखिए मैंने क्या लिखा है, whosoever holds the instrument can receive the money, right। so अगर आपके पास बेयरर चेक है और आप बैंक लेके जाते हो तो आपको पैसा मिल जाएगा, बैंक विल पे यू दी मनी, ओके। अगर ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट खो जाता है, ठीक है, तो होल्डर कौन होगा उस केस में, जो खोने से पहले जिसके पास भी ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट था, उसी को होल्डर माना जाएगा। जैसे राहुल के पास चेक था, लेकिन वो चेक उससे खो गया रास्ते में, तो राहुल के पास चेक था, ही वॉज होल्डिंग द चेक, जिस समय चेक खोया, तो राहुल ही जो है, ही इज इंटाइटल्ड टू रिसीव द मनी, ही विल बी कॉल्ड एज होल्डर ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, राइट। और अब ऑर्डर्ड इंस्ट्रूमेंट्स कौन से होते हैं, पेबल टू ऑर्डर। ये भी मैंने अभी आपको बताया है कि यहाँ पे जिसका नाम लिखा होगा उसी को पैसा मिलेगा, एंड वो चाहे तो ये ट्रांसफर भी कर सकता है किसी और को बाय इंडोर्समेंट, राइट। देन कम्स इनलैंड इंस्ट्रूमेंट। इनलैंड इंस्ट्रूमेंट कौन से होते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट इंडिया में ड्रॉ करे जाते हैं, मेड है ना, या इट इज पेबल इन इंडिया, या ड्रॉन अपॉन एनी पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, तो इट इज मेड इन इंडिया, इंडिया में बनाए जाते हैं इंस्ट्रूमेंट, पे भी इंडिया में करे जाते हैं, और उस इंसान को पे किए जाते हैं जो रेजिडेंट है इंडिया में, उसी को बोलते हैं व्हाट, उसी को हम बोलते हैं कि इनलैंड इंस्ट्रूमेंट्स। अब फॉरेन इंस्ट्रूमेंट कौन से होते हैं, जो इनलैंड इंस्ट्रूमेंट नहीं है, यानी ये इंस्ट्रूमेंट जो है इट इज मेड आउटसाइड इंडिया, ठीक है, पेबल भी आउटसाइड इंडिया करे जाते हैं, और किसको पे किए जाते हैं, टू पर्सन जो इंडिया में रेजिडेंट नहीं है, ही इज रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, तो ये फर्क है। नाउ कम्स डिमांड इंस्ट्रूमेंट एंड टाइम इंस्ट्रूमेंट। डिमांड इंस्ट्रूमेंट कौन से होते हैं, देखो जो प्रॉमिसरी नोट है, प्रॉमिसरी नोट और जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, दे मे बी पेबल ऑन डिमांड या आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड, लेकिन जो चेक है इट इज ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड। यानी अगर मैंने अपना पैसा बैंक में डिपॉजिट कराया है सपोज, ठीक है, और मुझे अपना पैसा वापस चाहिए बैंक से, तो बैंक रिफ्यूज नहीं करेगा, वेन एवर आई एम डिमांडिंग द बैंक विल पे मी। सो चेक्स जो हैं वो पेबल होते हैं जब भी डिमांड आती है, लेकिन प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज वो दे आर पेबल ऑन डिमांड, या एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद भी दे कैन बी पेड। So what are time instrument?
टाइम इंस्ट्रूमेंट जो होता है जो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद पेबल होते हैं, ठीक है। तो यूजुअल ट्रेड फैक्टर्स क्या है, आफ्टर 30, 60, 90, 120 डेज के बाद ये पेबल होते हैं। अच्छा, अदर टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट आर आल्सो देयर। एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट, एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट वो होते हैं जिसमें जो ये होल्डर है वो उसके ऊपर है, वो उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को प्रॉमिसरी नोट ट्रीट करना चाहता है तो प्रॉमिसरी नोट ट्रीट कर सकता है, बिल ऑफ एक्सचेंज उस इंस्ट्रूमेंट को ट्रीट करना चाहता है तो उस इंस्ट्रूमेंट को बिल ऑफ एक्सचेंज की तरह भी ट्रीट कर सकता है, तो उसको हम बोलते हैं एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट, राइट। इनकोहेट और इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट कौन से होते हैं, ये जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं क्या होता है ये, दे आर स्टैम्प्ड इन अकॉर्डेंस विद द लॉ, स्टैम्प इनकी की जाती है जो भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के जो लॉज हैं वो बोलते हैं अगर ये इंस्ट्रूमेंट प्रॉपर्ली स्टैम्प्ड होने चाहिए तो स्टैम्प्ड होते हैं, एंड ईदर होली ब्लैंक और कंटेनिंग एन इनकम्प्लीट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो ये जो है या ये ब्लैंक होते हैं या इनकम्प्लीट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे एक बार रीड करते हैं, देन इट विल बी मोर क्लियर टू यू। व्हेन वन पर्सन गिव अनदर सच अ डॉक्यूमेंट, द लेटर इज entitled to complete the document and make it a proper negotiable instrument up to the value mentioned in the instrument or up to the value covered by the stamp affixed on it. The person signing the instrument is liable on it to any holder in due course. देखो, अब इसमें इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, ये भी आपको थोड़ी लैंग्वेज टफ लग रही है, इसको मैं समझा देती हूँ। इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट, ए ने बी को, ठीक है, ये इनकम्प्लीट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दे दिया और बी को बोला कि आप इसको जो है कंप्लीट कर दो, ठीक है, राइट। सो और कितनी वैल्यू इसमें वो मेंशन कर सकता है, अप टू द वैल्यू मेंशन इन द इंस्ट्रूमेंट, या जो मैक्सिमम वैल्यूज अलाउ की जाती है बाय द स्टैम्प एफिक्स्ड ऑन इट। तो बी उसको, बी को जब वो दे रहा है ये वाला इंस्ट्रूमेंट तो वो इनकम्प्लीट है और बी को बोलता है कि वो कंप्लीट कर दे, लेकिन इसमें रिस्क रहता है। इसमें रिस्क क्या रहता है कि जो पर्सन साइन कर रहा है ये ब्लैंक था जब भी ये बी को इंस्ट्रूमेंट दिया है नेगोशिएबल, ये ब्लैंक है अभी, इसमें इसने ब्लैंक ऐसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दे दिया और ए ने अपने इसमें साइन कर दी। तो ए जो है जिसने ये ब्लैंक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट साइन किया था, अब वो रिस्क उसका है और उसको होल्डर को पे करना पड़ेगा, ठीक है। बी ने उसमें जो भी, अब बी के हाथ में ये इंस्ट्रूमेंट था, बी ने इसमें कंप्लीट किया इस इंस्ट्रूमेंट को, लेकिन ए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अवॉइड नहीं कर सकता, उसको रिस्क रहेगा कि उसको जो भी होल्डर आएगा, होल्डर जिसके पास भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होगा उसको हम होल्डर बोलते हैं, तो होल्डर को जो है पे करना पड़ेगा। ए हैज टू, ए इज लायबल टू दी होल्डर। देखो जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर होगा, अनिल ने एक ब्लैंक दिया डॉक्यूमेंट, साइन किया और ब्लैंक स्टैम्प पेपर अनुष को दे दिया, उसको बोला कंप्लीट करो 1000 का। अनुष ने अब फायदा उठाया, ठीक है, और उसमें अमाउंट लिख दिया 10,000। ये 10,000 अमाउंट जो था ये मैक्सिमम वैल्यू थी जो अलाउ थी एज पर द स्टेप, और अनुष ने आगे वो दे दिया अंकित, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं इस तरह बोल देती हूँ, अनिल ने साइन किया, ठीक है, और ब्लैंक और दे दिया अनुष को और बोला कंप्लीट कर दो और 1000 रुपीज मेंशन कर देना, ठीक है। अनुष ने 1000 की जगह 10,000 लिख दिया और आगे अंकित को दे दिया। अब अंकित जो है वो होल्डर है प्रोमिसरी नोट का, ठीक है। तो अंकित जो है ही कैन रिकवर इंटायर 10,000 फ्रॉम अनिल, जिसने ब्लैंक जो है साइन करके अनुष को दे दिया था, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब उसका रिस्क उसका अनिल का। दिस इज मेंट बाय इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट। फिर आते हैं आपके क्वाजी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। क्वाजी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कौन से होते हैं कि आप यहाँ पे देखिए, ये गवर्नमेंट के जो प्रोमिसरी नोट्स हैं, देन रेलवे रिसिप्ट्स, बिल्स ऑफ लीडिंग, हुंडीज एक्सेट्रा, तो ये जो है इनमें भी कुछ फीचर्स हमें मिलते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के, इसलिए इनको क्वाजी नेगोशिएबल
इंस्ट्रूमेंट्स बोला जाता है। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्स वैसे बाय लॉ दे आर नॉट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, लेकिन लोग इनको ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, और नॉर्मली लॉन्ग हमारी जो बहुत सालों से प्रैक्टिसेस, बिजनेस प्रैक्टिसेस चली आ रही है ऐसे ही, इसलिए कोर्ट्स ने इनको रिकॉग्निशन दी है, इन इंस्ट्रूमेंट्स को, गवर्नमेंट प्रोमिसरी नोट्स, रेलवे रिसिप्ट्स को, एज क्वासी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। फिर आते हैं चेक्स। ये काफी डिटेल टॉपिक है चेक का, तो इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी। टिल देन स्टे ट्यून टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।